नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के बार बार समन भेजे जाने पर सोमवार यानी 4 मार्च को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है, पर वे फिर भी जवाब देने को तैयार हैं। केजरीवाल ने एजेंसी से कहा कि मुझे 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो जाऊंगा। ईडी ने शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे हैं। हालांकि केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें पिछला समन 27 फरवरी को भेजा गया था। एजेंसी ने उन्हें 4 मार्च को पेश होने को कहा था। इससे पहले 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। केजरीवाल जब 26 फरवरी को ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, तब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। रोजाना समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम INDI अलायंस नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो वही ईडी ने लगातार समन के बावजूद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 14 फरवरी को केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह बताएं। रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया या सवाल पूछा तो सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सोमवार को 25 साल पुराना फैसला पलट दिया है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, PS नरसिम्हा, JB पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस PV नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। 1998 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। ये मायने नहीं रखता है कि उसके बाद वो वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस समय कोई सांसद घूस स्वीकार करता है। संविधान के आर्टिकल 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए दोनों अनुच्छेद का मकसद तब बेमानी हो जाता है जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है। आर्टिकल 105 और 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट हासिल नहीं है। रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता है। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। हमारा मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। समंदर में भारत की दादागिरी, इस सवाल पर जयशंकर का जवाब। कहा, धौंस जमाते तो दूसरे देशों की मदद नहीं करते। विदेश मंत्री जयशंकर से रविवार को पूछा गया कि क्या भारत उपमहाद्वीप और हिंद महासागर क्षेत्र में दादागिरी कर रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर भारत दादागिरी कर रहा होता तो वो पड़ोसी देशों को 37.30 हजार करोड़ की मदद नहीं देता, न ही कोरोना वैक्सीन देकर मदद करता। जयशंकर से ये सवाल मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू के एक बयान का जिक्र करते हुए पूछा गया। दरअसल भारत के साथ तनाव के बीच जनवरी 2024 में चीन के दौरे से लौटे मुइजू ने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि मालदीव एक छोटा और स्वतंत्र देश है। हमारे छोटे होने से आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। नई दिल्ली में हुए अपनी बुक वाई भारत मैटर्स, भारत क्यों मायने रखता है के प्रमोशन कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा, हम हमेशा जरूरत के समय दूसरे देशों की मदद करते हैं। भारत हमेशा संकट के समय दूसरे देशों की मदद के लिए खड़ा रहता है। हम जंग वाले देशों तक राहत सामग्री, दवाइयाँ, फर्टिलाइजर पहुंचाते हैं। इसके लिए दुनिया हमारी तारीफ भी करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद उन्होंने यहाँ एक रैली को संबोधित किया। 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने परिवारवाद, कांग्रेस, बीआरएस और तेलंगाना के विकास पर बात की। पीएम ने कहा कि मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है। इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा देश 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की पुरानी बीआरएस सरकार और अभी कांग्रेस की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीआरएस तो बीआरएस बन गया, लेकिन उससे कुछ नहीं बदला। बीआरएस सरकार ने कई बड़े घोटाले किए, अब कांग्रेस की सरकार आई तो वो घोटाले की फाइल दबाकर बैठ गई। इनका एक ही सिद्धांत है, तुम भी खाओ और हम भी खाएं। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही मैंने करोड़ों रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, कुछ लोगों ने इसे चुनावी सभा कहा है। मैं उन विश्लेषकों को बताना चाहता हूं कि अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। ये चुनावी सभा नहीं है, बल्कि तेलंगाना में विकास उत्सव है। विकास परियोजनाओं को चुनावी रणनीति बताने वालों को पिछले 15 दिनों का हिसाब देना चाहिए। पिछले 15 दिनों में हमने 2 आईआईटी, 1 आईआईआईटी, 3 आईआईएम, 1 आईआईएस और 5 एआईआईएमएस का उद्घाटन किया है। पिछले 15 दिनों में हमने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना का उद्घाटन किया। 18,000 सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत किया गया। हरियाणा के करनाल पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा तो 14 फसलों पर एमएसपी दे रहा है, लेकिन फेलियर तो पंजाब सरकार का है, क्योंकि वह किसानों को एमएसपी नहीं दे पाई है। अगर पंजाब सरकार किसानों को एमएसपी दे दे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करती आ रही है और फैसले भी किसानों के हित में ही लिए गए हैं। ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी गिरदावरी का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। किसानों को मुआवजा मिल सके, इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा